जय हिंद मेरे हिंदुस्तानी भाई और बहनों। तो दोस्तों आज आपको दिख ही गया होगा टॉपिक मेरा क्या है दोस्तों, वर्णमाला। तो वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछता है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि वर्णमाला कितने होते हैं और लेखन के आधार पर या उच्चारण के आधार पर या स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर होते हैं और कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों आज जो वर्णमाला मैं लेकर आया हूँ ये आपका सस्ता टिकाऊ बढ़िया टॉपिक रहेगा और आपको मैं ऐसा वर्णमाला समझाऊंगा कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप लोग देखते होंगे वर्णमाला, तो वहाँ बस छोटी छोटी चीज़ें दे दी जाती है और ये चीज़ नहीं बताई जाती जो आपका बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि आपका व्रतमुखी औरतमुखी और आपका जो विवाह या मुख के खुलने के आधार पर होते हैं यहाँ भी बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो उस क्रिएट को मैं दूर करूँगा और आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं रटवाऊँगा कि आप माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए जो आपको भूलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्णमाला की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हिंदी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों कि हिंदी आपका किस भाषा का शब्द है। ये आपका टेट में भी क्वेश्चन आया है कि हिंदी आपका किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी आपका जो है किस भाषा का शब्द है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ, किस किताब में हुआ, किस बुक में हुआ है, तो ये भी आप रट लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ आपका, अल हिंद में। अल हिंद बुक है और इसके राइटर कौन है आपके, अलबर्नी जी। तो देखिए दोस्तों सारा आपका मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन पूछा क्या है आपका टैट में कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी आपका जो है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और सबसे पहले कहाँ पर किस बुक में लिया गया आपका हिंदी का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ आपका अल हिंद में। और इसके लेखक कौन है आपके, अलबर्नी जी। अब हिंदी जो है एक और क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी जो है आपको संस्कृत को मानी जाती है और हिंदी की एक अपनी लिपि होती है। किस लिपि में लिखी जाती है आपके, देवनागरी लिपि। तो सभी क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए दोस्तों। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, गुजरात के राजा, एक राजा थे गुजरात के, कौन से, जय भट्ट। जय भट्ट के शिलालेख में। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग क्या हुआ है, गुजरात के राजा जो है जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। अब देखिए, अब देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है ये भी आता है आपका। तो कैसे लिखी जाती है दोस्तों, आपका बाएं से दाएं। देखिए अभी हम लिख रहे हैं जो बाएं से दाएं ही लिखते हैं। अब आइए दोस्तों अब बात करते हैं वर्णमाला की। अब देखिए वर्ण क्या होता है। तो दोस्तों वर्ण वो होता है जिनके खंड या टुकड़े हम ना किया सके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके खंड या टुकड़े ना किया से, इसको हम वर्ण कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्वनिम भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, ध्वनि संकेत भी कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, स्वनग्राम भी कहते हैं। यानी मूल ध्वनि को कहते हैं स्वन, स्वन से बना आपका स्वनग्राम। और हम इसको क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कितना बता दिया। यानी वर्ण को हम क्या कहते हैं, वर्ण उस अखंडनीय मूल ध्वनि को कहते हैं कि जिसके खंड या टुकड़े हम ना कर सके। अब वर्ण को हम स्वनिम भी कहते हैं, क्योंकि पूछता है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई आपकी आप वर्ण कह लीजिए या स्वनिम कह लीजिए या ध्वनि संकेत कह लीजिए या स्वनग्राम कह लीजिए या ध्वनिग्राम कह लीजिए या अक्षर कह लीजिए। अब अक्षर के भेद चलते हैं दोस्तों। तो अक्षर के दो भेद होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि अक्षर के कितने भेद होते हैं, यही बार कई बार आपको नेट में पूछा गया है कि अक्षर के कितने भेद होते हैं। तो अक्षर के दो भेद होते हैं। तो पहला आपका बदाक्षर और दूसरा आपका मुक्ताक्षर। तो अगर अक्षर के भेद पूछ लेगा दोस्तों तो आपको ये बताना है
कि कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला आपका बदाक्षर और दूसरा आपका मुक्ताक्षर। अब दोस्तों बदाक्षर क्या होता है? तो बदाक्षर वो होता है कि जिनके शब्दों के अंत में क्या हो, व्यंजन हो। जिन शब्दों के अंत में क्या हो, व्यंजन हो, उसको हम बदाक्षर कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम, तो राम माँ लास्ट में क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है, तो ये बदाक्षर की श्रेणी में आ गया। अब मुक्ताक्षर किसको कहते हैं? जिसके अंत में आपका स्वर हो। जिन शब्दों के अंत में क्या हो, स्वर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मुक्ताक्षर। जैसे आपका हमने लिख दिया सा। अब सा के देखिए लास्ट में क्या है, ये स्वर है यानी बड़ा आ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मुक्ताक्षर। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। तो ये रट लीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह होना चाहिए, यानी एक क्रम से होना चाहिए कि आ के बाद बड़ा आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए। तो एक वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल? तो आपके 52 वर्ण होते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि आपके वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने कितनी मानी? तो उन्होंने जो है 11 स्वर और 43 मूल वर्ण स्वीकार किए। यानी अगर पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू कामता प्रसाद गुरु, तो उन्होंने सिर्फ 11 ही स्वर स्वीकार किए हैं और आपके 43 जो है मूल वर्ण स्वीकार किए हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार, तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है उन्होंने कितने स्वर माने हैं? तो उन्होंने सिर्फ 10 ही स्वर माने हैं। तो भैया एक कौन सा उन्होंने हटा दिया? तो एक उन्होंने हटा दिया री को। अब री को उन्होंने क्यों हटाया? कि री को हम सीधा प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हमको रिया लिखना है तो रिया हम ऐसे लिखते हैं, और एक रिया आपका ये भी हो गया, तो इसका यूज हम कम ही करते हैं। तो इसीलिए भोलानाथ तिवारी ने क्या किया कि भैया हम इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका स्थान ले लिया है राम में हम छोटी ई की मात्रा का यूज करते हैं, इसीलिए उन्होंने री को स्थान अपने स्वरों में नहीं दिया है। तो समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपकी 45। यानी उसमें से 35 आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए, 10 आपके क्या हो गए, स्वर हो गए। तो क्लियर। अगर पूछ लेगा कि लेखन के आधार पर, तो दोनों हिसाब से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो एक तो उच्चारण के आधार पर पूछता है और दूसरा आपका लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर कितनी होती है वर्णों की संख्या? टोटल आपका 52। तो इनमें से कितने ले लिए? 35 आपके हो गए व्यंजन, प्लस आपके 13 क्या ले लिए उन्होंने, स्वर, यानी अंग और आहा यानी अयोगवाह को भी शामिल कर देते हैं, और 4 आपके क्या ले लिए, आपके संयुक्त व्यंजन। तो अंग और आहा को अयोगवाह की श्रेणी में लाया जाता है। यानी अंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार बोलते हैं, और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इन दोनों को सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। कि इनका योग होते हुए ना होते हुए भी हम बराबर हिंदी में यूज कर रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो अयोगवाह किसको बोलते हैं? अंग और आहा को, यानी अनुस्वार और विसर्ग क्या बोलते हैं हम? अयोगवाह। अब दोस्तों वर्णमाला के भेद की बात करते हैं, वर्णमाला की चर्चा की बात करते हैं। तो वर्णमाला के हम भेद करते हैं। तो वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? आइए, तो पहला आपका हो गया क्या? स्वर, और दूसरा आपका क्या हो गया दोस्तों? व्यंजन। अब देखिए, एक
पार्ट हो गया आपका स्वर यानी वर्णमाला में, और एक क्या हो गया आपका व्यंजन। तो आज हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ स्वर की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत पॉज भी होने लगता है, इसलिए हम बहुत ही आराम से डिटेल में लेंगे। तो आज हम सिर्फ स्वर की ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्वर हम किसको कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्वर। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। यानी स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी की सहायता नहीं ली जाती। और व्यंजन में क्या होता है कि व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो क्या कहलाएगा? आपका व्यंजन। तो क्लियर? तो आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे दोस्तों सिर्फ हम स्वर का। तो आइए अब हम चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण में। चलिए कोई बात नहीं, इसी से यूज कर लेते हैं। ग्रीन मार्कर देखिए, ग्रीन मार्कर। तो दोस्तों हम पहला लेते हैं, यानी स्वरों का वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? तो स्वरों का वर्गीकरण जो है सिर्फ 7 प्रकार का होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि स्वरों के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है? तो आपका सिर्फ 7 प्रकार का। अब देखिए अब हम पहले भाग की चर्चा करते हैं, यानी स्वरों का जो वर्गीकरण होता है। तो पहला हम चर्चा करेंगे क्या दोस्तों? यानी उच्चारण, मात्रा या काल के आधार पर, तो उच्चारण, मात्रा या काल के आधार पर तो हम पहला भाग ये करते हैं। तो इसको हम पहला कर देते हैं। यानी स्वरों का वर्गीकरण का पहला भाग ये है कि उच्चारण, मात्रा या काल के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। तो पहला आपका ह्रस्व, दूसरा आपका दीर्घ और तीसरा आपका प्लुत। अब ह्रस्व क्या होता है दोस्तों? कि जिनको बोलने में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उसको हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व। अब ह्रस्व कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और आपका री। यानी ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? या इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो आ, ई, ऊ और री। और इसको हम और क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। कई बार ये पूछा गया है कि मूल स्वर कौन से होते हैं? तो वही जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? मूल स्वर, क्योंकि इन्हीं से विकास हुआ है आपका, ये भी मूल है। अब दीर्घ, यानी कि जिनको बोलने में द्विमात्रा का समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? दीर्घ स्वर। कौन कौन से होंगे आपके? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ और आपका औ। तो ये 7 क्या हो गए आपके? दीर्घ। और प्लुत क्या हो गया दोस्तों? तो प्लुत आपके संस्कृत में होता है। आप पहले वाल्मीकि जी के रामायण में देखे होंगे तो ओम लिखा होगा। वाल्मीकि जी के रामायण में देखिए 3 बना होगा, सीधा सीधा 3, हिंदी का 3 का तात्पर्य कैसा है? लेकिन अब इसका यूज कैसे होने लगा? अब ओम को हम ये प्लुत वाला साइन आ गया है, इस तरह लिखते हैं। तो यानी पहले आपके रामायण में इसका यूज होता था, क्योंकि सीधा सीधा 3 लिखा होता था। 3 का तात्पर्य है जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुत। जैसे गांव में किसी को आप अपने छप्पर से बुलाते हैं कि रामू रामू, नहीं सुनता है तो आप बोलते हैं रमुआ रे, तो वही है प्लुत का काम करता है। यानी ज़्यादा तेज हम रेंगते हैं या तिगुना समय लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लुत। तो बात समझ आ गई। ह्रस्व क्या बोलते हैं? यानी जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगे इसको बोलते हैं ह्रस्व। जिनको बोलने में द्विमात्रा का समय लगे इसको बोलते हैं दीर्घ। और जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसको बोलते हैं प्लुत। यानी उच्चारण, मात्रा या काल के आधार पर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब दूसरे की हम चर्चा करते हैं, सेकंड वाले पार्ट की। तो इसमें एक और होता है आपका संयुक्त स्वर, इसको भी ले लेते हैं, ये भी यही क्लियर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त स्वर
तो संयुक्त यानी जो दो स्वरों से मिलकर योग से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर में दो भाग होते हैं, एक तो सजातीय और एक आपका विजातीय। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है सजातीय कौन से होते हैं और विजातीय कौन से होते हैं। तो जो एक ही स्थान से बोले जाते हैं उसको सजातीय स्वर कहते हैं, और जो विभिन्न स्थान से बोले जाते हैं उसको विजातीय स्वर कहते हैं। एक ही स्थान का तात्पर्य जैसे आपका आ और आ से क्या मिलकर बना है आपका बड़ा आ, तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों सजातीय। और ई और फिर छोटी ई से मिलकर क्या बना आपका बड़ी ई, तो ये भी क्या आपका क्या हो गया सजातीय। और ऊ से क्या बना आपका बड़ा ऊ, तो ये भी आपका क्या हो गया सजातीय। और विजातीय यानी जो विभिन्न स्थान से बोले जाने वाले स्वर हैं उनको हम क्या कहते हैं विजातीय। जैसे ए, ओ और आपका औ। अब ए किससे मिलकर बना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए आपका जो बना है आपका आ और ई से मिलकर बना है, और ऐ किससे बना है आपका आ और ए से मिलकर बना है। ओ किससे बना है आ और ऊ से मिलकर बना है। औ किससे बना है आ और ओ से मिलकर बना है। तो ये भी दोस्तों आप रट लीजिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि कौन से सजाती है कौन से विजाती है। अब हम दोस्तों दूसरी चर्चा करेंगे। तो दूसरा आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार या विवार कह लीजिए, विवार भी बोलते हैं, या विवार के खुलने के आधार पर। यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन आपको फंसाता है और पूछता है और कंफ्यूज भी करता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको माइंड क्लास में बैठाऊंगा जो आपको रट जाएगा। अब देखिए, तो यानी मुख आपका कितना खुलता है, थोड़ा खुलता है, ज़्यादा खुलता है, या आधा खुलता है, या पूरा खुलता है। तो यानी यहाँ पर भी अब 4 भाग होते हैं। कई बार पूछा है कि मुख द्वार या विवार के खुलने के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में। तो पहला आपका जो है विवृत स्वर, विवृत स्वर, फिर आपका अर्धविवृत, फिर आपका संवृत, फिर आपका अर्ध संवृत। अब देखिए विवृत क्या है कि जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग पूरा खुला रहे। जैसे आपका बड़ा आ, तो ये बड़ा आ जो होता है ये आपका क्या कहलाता है विवृत स्वर कहलाता है। यानी जब हम बड़ा आ बोलते हैं जैसे आ, तो हमारा मुख क्या है आपका पूरा लगभग खुला रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका विवृत स्वर। अब अर्धविवृत क्या होता है कि जिनको बोलने में हमारा मुख लगभग आधा खुला रहता है। जैसे आपका आ और औ और आपका ऐ, तो ये 4 होते हैं। कौन से अर्धविवृत, आपका छोटा आ, और आ आपका ये वाला हो गया, यानी ये वाला आ जो आप आगत लगा देंगे, आगत स्वर, यानी ये चंद्र होना चाहिए। तो ये आपका अर्धविवृत की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग आधा खुला रहता है उसको बोलते हैं अर्धविवृत। और संवृत क्या होता है कि जिनको बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग आपका बंद रहे वो आपका अर्ध संवृत कहलाता है। तो ई और ऊ, बस ये दिमाग कॉन्सेप्ट बैठाइएगा। विवृत क्या होता है आपका बड़ा आ, और अर्धविवृत क्या होता है आ ओ, यानी औ और ऐ, यानी जो ओ वाला है उसके लास्ट वाला लेंगे हम, या ए वाला लास्ट वाला, यानी ए का लास्ट ऐ है और ओ का लास्ट औ है, तो ये याद रखिएगा। और ई और ऊ, यानी ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, ये संवृत की श्रेणी में आते हैं। यानी इन स्वरों को बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग आपका बंद रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं संवृत। और अर्धसंवृत यानी जो जिसको जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख द्वार लगभग आपका आधा आपका बंद रहे उसको हम क्या बोलते हैं अर्धसंवृत। कौन कौन से होते हैं आपके, ए और आपका ओ। तो देखिए माइंड में आपको कॉन्सेप्ट क्या बैठाना दोस्तों। तो पहले आपका विवृत मतलब कौन से होते हैं, बस बड़ा आ, और अर्धविवृत में यानी छोटा आ, और ये वाला आ आगत वाला, और औ और ऐ।
और संवृत यानी ई और ऊ, माइंड में बैठाइए कि संवृत क्या होता है, यानी जिनको बोलने में हमारा जो है मुख द्वार लगभग बंद रहे, यानी ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। और अर्धसंवृत यानी जिनको बोलने में हमारा आधा बंद रहे वो अर्धसंवृत का है, जैसे ए और आपका ओ। तो तीसरा हम पार्ट लेते हैं दोस्तों। अब देखिए उच्चारण के आधार पर पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका मुख द्वार या विवाह के खुलने के आधार पर। अब तीसरा हम लेते हैं दोस्तों आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या तात्पर्य है, जैसे हमारा ये जीभ है भैया, तो इस जीभ को हमने क्या किया, काट दिया, चाकू लेकर केक जैसा काट दिया। बहुत बोलता है भाई ये जीभ, इसको हमने काट दिया। और कितने भागों में हमने काटा इसको 3 भागों में काटा। तो जो आगे वाला भाग होता है वो क्या कहलाएगा, आपका अग्रभाग, ठीक है। और जो बीच वाला भाग बोला वो क्या कहलाएगा, आपका मध्य भाग। और जो लास्ट वाला भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, पश्च भाग। तो दोस्तों अब जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने भाग होते हैं, तो पहला आपका अग्रभाग, फिर आपका मध्य भाग, फिर आपका तीसरा पश्च भाग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अग्रभाग से यानी जो जीभ के अग्रभाग से बोला जाने वाले स्वर है उसको हम अग्रभाग बोलते हैं, जैसे ई और बड़ी ई और ए और ऐ। यानी ये कौन से बढ़ाइए कि ई ए अग्र, यानी ई का तात्पर्य है ई और बड़ी ई और ए का तात्पर्य है ए और ऐ। और मध्य भाग से बोला जाने वाला कौन सा होता है स्वर, सिर्फ आ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मध्य लिखा है, यानी मध्य को हम क्या कहते हैं, एक केंद्र भी कहते हैं, केंद्र कहते हैं मध्य को, और सेंटर भी कहते हैं इंग्लिश में। यानी जब हम केंद्र कहते हैं तो यहाँ पर एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि आपका केंद्रीय स्वर कौन सा है, तो केंद्रीय स्वर कह लीजिए या मध्य भाग से बोले जाने वाला स्वर कह लीजिए, वो एक ही बात हो गई। तो केंद्रीय स्वर हम किसको कहते हैं, सिर्फ छोटे आ को, और बाकी जो बचा वो आपको पश्च की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपका रख गया, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर आप कितने भाग बांटते हैं, 3 भागों में, अग्र, मध्य और आपका पश्च। अब हम चौथे भाग की चर्चा करेंगे दोस्तों, होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर अब यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो होठों की स्थिति के आधार पर हम कितने भाग बांटते हैं, 2 भागों में, व्रतमुखी और आपका आवृतमुखी। अब दोस्तों व्रतमुखी का तात्पर्य क्या हो गया कि व्रतमुखी यानी व्रत मतलब गोला, यानी जिस स्वरों को बोलने में आपका मुख गोल हो जाए, यानी गोलाकार का रूप ले ले, उसको क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। अब व्रतमुखी कौन कौन से होते हैं, ओ, बड़ा ओ, और आपका आ, ये आगत वाला। तो इन स्वरों को बोलने में हमारा मुंह कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है, यानी हमारा होंठ कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, व्रतमुखी। और आवृतमुखी किसको बोलते हैं, जिनको बोलने में हमारा मुख गोल ना हो उसको आवृतमुखी बोलते हैं। जैसे आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये किसकी श्रेणी में आते हैं, तो ये आवृत की श्रेणी में आते हैं। अब हम 5वें की चर्चा करेंगे। जो आपका हवा, 5वें की चर्चा करेंगे, 5वां भाग करेंगे, हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। अब हवा कहाँ से निकलता है बोलने में, 2 ही जगह से निकलता है, या तो नाक या तो मुंह। तो पहला हम बात करेंगे निरनुनासिक, निरनुनासिक। अब निरनुनासिक और आपका अनुनासिक।
तो निर्नुनासिक क्या हो गया कि जिनको बोलने में हमारे जो है हवा कहाँ से निकले, आपका सिर्फ मुंह से निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। जैसे आपका आ, ई, ओ आदि। अब जिनको बोलने हमारा मुख यानी हवा जो कहाँ से निकले, नाक और मुंह दोनों से निकले, उनको हम बोलते हैं अनुनासिक। जैसे आपका अंग और आ, चलिए बिंदी लगा दीजिए। तो इन स्वरों को बोलने में हमारा कहाँ से निकलता है हवा, नाक और मुंह दोनों से निकलता है। अब एक हम और लेते हैं, यानी हमने बताया 7 भाग होते हैं। फिर होता है 6वां ले लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर कौन से होते हैं दोस्तों, तो प्राणत्व के आधार पर यानी अल्पप्राण और महाप्राण, यही 2 होते हैं आपके। लेकिन आपके स्वर क्या होते हैं, स्वर आपके क्या होते हैं, सभी अल्पप्राण होते हैं। ये भी रट लीजिए, ये भी पूछा गया कि सभी स्वर आपके क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और फिर आपका 7वां घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर कि जिनमें हमारा स्वरतंत्र जो है कंपन करे वो क्या कहलाएगा, आपका घोष, और जिनमें स्वरतंत्र कंपन ना करे वो क्या कहलाएगा, आपका अघोष। तो घोषत्व के आधार पर क्या होते हैं, सभी स्वर आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं या सघोष होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने सिर्फ चर्चा किया कि आपका स्वर का, और अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे व्यंजन का। तो दोस्तों देखिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। तो स्वरों का हमने जो वर्गीकरण किया आपका, तो पहला आपका उच्चारण या काल के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर दूसरा आपका मुख द्वार के खुलने के आधार पर, आपका विवृत, अविवृत, समृत और अर्धसमृत। फिर आपका तीसरा आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, कौन से भाग से हम यूज करते हैं, कौन से भाग हम प्रयोग करते हैं। फिर आपका चौथा होठों की स्थिति के आधार पर। फिर 5वां आपका हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। 6वां आपका प्राणात्व के आधार पर, और 7वां आपका घोषत्व के आधार पर। अब देखिए, अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45, यानी 35 आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए, 10 आपके स्वर हो गए। तो 35 में तो मूल कितने होते हैं दोस्तों, आपके 33, और 33 में 2 और जोड़ देते हैं। 2 कौन से जोड़ते हैं, द्विगुण। जैसे आपका द्विगुण होता है, तो द्विगुण में कौन कौन से आते हैं, ड और ड़, ये बिंदी वाला जो नीचे बिंदी लगा रहेगा इसका हम यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्छित भी बोलते हैं और आपका द्विगुण भी बोलते हैं। अब देखिए, तो द्विगुण और उच्छित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने में जीभ हमारी सबसे ऊपर जाती है जोर से, जैसे नाक डसता है उस तरह हमारी जाती है, कहाँ पर, मूर्धा में टकराती है और तेजी के साथ वापस आती है, इसीलिए उच्छित बोलते हैं, यानी फेंका हुआ। यानी जीभ को हम पहले फेंकते हैं ऊपर मूर्धा में, मूर्धा से तेजी से वापस लौटती है, इसीलिए हम उसको उच्छित बोलते हैं। और आप देखते होंगे कि ड को हम ऐसे भी यूज करते हैं, बिंदी वाला, औड़ा भी। तो इसका भी हम आपको नियम बताएंगे कि कहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर पहले आपका जहाँ पर पहले ये दोनों वर्ण मिल जाए जिन शब्दों में, तो उन शब्दों में हमेशा बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे हमने लिख दिया क्या दोस्तों, डमरू, क्या लिख दिया हमने, डमरू। अब डमरू में देखिए दोस्तों, हमने बिंदी यूज किया है नहीं, तो ये पहले आया है, क्योंकि जिन शब्दों में ये आपके पहले मिल जाएंगे तो वहाँ पर बिंदी नहीं यूज करेंगे। जैसे आपका ढोलक, इसमें भी आपको बिंदी हम नहीं लगाएंगे। फिर जैसे आपका डलिया। अब ये देखिए, जिन शब्दों में यानी पहले आपके ये दोनों अक्षर मिलेंगे द्विगुण वाले, वहाँ पर हम बिंदी का यूज नहीं करेंगे। और जिन शब्दों में बीच में मिलेंगे, बीच में यानी अर्ध अक्षर के बाद जब यूज होंगे तब भी हम नहीं लगाएंगे। जैसे आपका हम पंडित, पंडित लिखेंगे तो देखिए ड के पहले आधा अक्षर है तो भी हम बिंदी का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपका खंड, अब इसके भी पहले आपका ये है तो यहाँ पे हम बिंदी नहीं लगाएं। और इन दोनों के अलावा जो भी आपको मिल जाए वहाँ पर बिंदी यूज होगा। जैसे आपका पढ़ाई, पढ़ाई में देखिए बिंदी यूज करेंगे हम। फिर आपका जैसे आपका सड़क, यानी जब ये याद रखना है कि आपके आधे अक्षर के बाद नहीं होना चाहिए और सबसे पहले अगर होगा तो वहाँ हम बिंदी का यूज
नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगले लेक्चर में हम आपको वर्णमाला का पार्ट 2 यानी हम सारे व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।